नमस्कार, विकल्प एकेडमी में आपका स्वागत है। भू आकृति विज्ञान की इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या है। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो ज्वाला का मुख या मुंह ही ज्वालामुखी कहलाता है, लेकिन यह एक प्रक्रिया न होकर एक स्थान या एक विशेष स्थान को इंगित करता है, न कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया और ज्वालामुखी क्रिया सब कुछ समान अर्थ रखते हैं, लेकिन भूगर्भ शास्त्र में, विशेषकर भूगोल विषय में, इसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ज्वालामुखी का तात्पर्य केवल उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकला करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि ज्वालामुखी का संबंध केवल उस छिद्र से होता है जिससे होकर लावा आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थों के बाहर प्रकट होने की जो प्रक्रिया होती है वो ज्वालामुखी के प्रकट होने की क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि ज्वालामुखी एक स्थान है जहाँ पर इस प्रकार की गैस की लपटें, ढेर सारा लावा, ढेर सारा जलवाष्प, धूल और राख निकलता है। लेकिन जो ज्वालामुखी क्रिया है वो इससे बहुत ही ज़्यादा अधिक विस्तृत है। जैसा कि अगर यदि परिभाषिक रूप में देखा जाए तो ज्वालामुखी का अर्थ केवल और केवल उस छिद्र या दरार से होता है जिससे होकर गैस, गर्म लावा, धूल, पत्थर के टुकड़े, जलवाष्प, बहुत तरह की गैसें आदि निकलती हैं। यह एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र या खुला भाग होता है। स्मरणीय है कि मतलब इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ स्थान के बारे में बात की जा रही है। पृथ्वी की अत्यंत तप्त भूगर्भ से जो पृथ्वी का आंतरिक धरातल है, वो भूगर्भ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसके कारण वो लिक्विड फॉर्म में है या वो तरल अवस्था में है। तो वहाँ से जब गर्म पदार्थ पृथ्वी की धरातल पर प्रकट होते हैं तो उस स्थान को ज्वालामुखी कहते हैं जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती हो। वहीं ज्वालामुखी क्रिया एक एकदम विस्तृत भाग है इसका। ज्वालामुखी क्रिया वो है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अंदर गैस, लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सारी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। जहाँ ज्वालामुखी शब्द एक स्थान विशेष को स्पष्ट करता है, वहीं ज्वालामुखी क्रिया एक बहुत ही विशाल और विस्तृत प्रक्रिया की तरफ इशारा करती है। ज्वालामुखी वो क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। इसमें उन सब चीज़ों को शामिल कर लिया जाएगा कि किस प्रकार लावा का निर्माण हुआ और किन कारणों से वहाँ पर अधिक दबाव के कारण ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो जिस केंद्र से ज्वालामुखी या लावा की उत्पत्ति होती है उससे लेकर धरातल तक आने तक कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, कौन कौन सी क्रियाएं हुई, और फिर वो जब धरातल पर प्रकट हो जाती है, जो दृश्यमान होती है, उसके बाद कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, किस किस प्रकार से विस्फोट होता है, किस किस अवधि में विस्फोट होता है, उन सारी चीज़ों को यदि शामिल करें तो वो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत आती है। यहाँ ज्वालामुखी के वर्गीकरण का यदि बात किया जाए तो वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक किया गया इस प्रकार से कि जिसमें ये बताया गया है कि ज्वालामुखी का जो उद्भेदन होता है वो कितने समय अंतराल पे होता है। तो पहला इसमें कहा जाता है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। जहाँ एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी लगातार लावा का स्राव करता रहता है, लगातार लावा गैस उगलता रहता है, वहीं प्रसुप्त ज्वालामुखी एक लंबे अंतराल के तक शांत रहने के बाद दोबारा में अपनी उत्पत्ति को प्रकट करता है। और शांत ज्वालामुखी एक बार अगर समाप्त हो गया तो उस स्थान पर ज्वालामुखी जो है दोबारा नहीं आता, ऐसा कहा जाता है। ज्वालामुखी का वर्गीकरण उद्गार की अवधि के अनुसार और उद्गार के अनुसार। अब उद्गार के अनुसार में वह विस्फोट किस रूप में हो रहा है, केंद्र रूप में हो रहा है या दरार रूप में हो रहा है। उद्गार की अवधि के अनुसार जागृत, प्रसुप्त ज्वालामुखी।
प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। जागृत जो लगातार सक्रिय रहे, प्रसुप्त जो एक लंबे अंतराल में ब्रेक करने के बाद फिर से सक्रिय हो जाए, और शांत ज्वालामुखी जो एक बार समाप्त हो गया तो लाखों वर्षों तक वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी उद्गार ना देखा गया हो। ये उद्गार की अवधि, और उद्गार वो केंद्र रूप में हो रहा है या दरार रूप में हो रहा है। तो केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी अगर देखा जाए तो ये हवाई द्वीप वाला जो ज्वालामुखी होता है, एक विशेष क्षेत्र विशेष हवाई द्वीप वाला, हवाईयन, स्ट्रोम्बोलियन, वोल्केनियन, विसुवियन और पिलियन, ये इस प्रकार के ज्वालामुखी हैं जिनका विस्फोट जो है ये सक्रिय भी हो सकते हैं और ये प्रसुप्त भी हो सकते हैं। इनमें बताया ये जाता है कि इनका जो उद्गार है वो किस प्रकार से हुआ है। तो ये सब अलग अलग उद्गार के प्रकार हैं कि लावा निकला तो किस प्रकार से निकला। जब ये बताया जाता है कि कितने अंतराल पर निकला, तो वह वर्गीकरण उद्गार की अवधि के अनुसार होता है। जब उद्गार के अनुसार तो हवाई द्वीप वाला, स्ट्रोम्बोलियन, वोल्केनियन, विसुवियन और पिलियन टाइप होते हैं। इसके अतिरिक्त दरार, जब दरार होता है ज़मीन पर या धरातल पर, दरार के द्वारा ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो उसे कहते हैं दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। इसके पश्चात उद्गार के अनुसार वर्गीकरण का ये चित्र जो है ये और स्पष्ट कर देता है कि उद्गार किस किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इस क्षेत्र में ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि विभिन्न प्रकार की जगहों पे हो तो लावा और गैस जलवाष्प का ही उद्गार है, लेकिन ये जो प्रकार है किस प्रकार से इन सब में अंतर दिखाई पड़ रहा है, यह वर्गीकरण उद्गार के अनुसार वर्गीकरण कहलाता है। ज्वालामुखी के क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, इन स्थलाकृतियों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी जब तक धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता, उससे के आने से पहले और केंद्र में उत्पत्ति के बाद जिन स्थलाकृतियों का निर्माण करता है उन्हें अभ्यंतरिक स्थलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। ये ज्वालामुखी की वो स्थलाकृतियाँ हैं जिनका निर्माण तो लावा और लावा से निर्मित जो विभिन्न प्रकार के कण होते हैं उनसे होता है, विभिन्न प्रकार के जलवाष्प, गैस, धूल कणों से होता है, लेकिन इनका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी केंद्र से लेकर धरातल के बाह्य भाग के बीच में जो स्थान आता है वहाँ पर इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अभ्यंतरिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत अभ्यंतरिक मतलब यह पूरी तरीके से ना तो आंतरिक है ना तो बाह्य है, इसीलिए इन्हें अभ्यंतरिक स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। इसमें आंतरिक लावा गुंबद, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सिल्क और डाइक, ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इन स्थलाकृतियों को चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझा जा सकता है। दूसरी स्थलाकृतियाँ होती हैं बाहरी स्थलाकृतियाँ। ये स्थलाकृतियाँ जब धरातल पर ज्वालामुखी विस्फोट प्रकट हो जाता है तो उसके बाद लावा जब जिस प्रकार से धरातल पर फैलता है, अगर यदि गाढ़ा होता है तो वो कम क्षेत्र में फैलता होता है, पतला होता है तो वो बहुत दूर तक फैलता है। तो जिन स्थलाकृतियों का निर्माण धरातल पर आने के बाद ज्वालामुखी करता है वो स्थलाकृतियाँ बाहरी स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं। इसमें यहाँ पे वर्गीकरण को फिर से एक बार मेंशन किया गया है कि केंद्रीय विस्फोट द्वारा और दरारी उद्गार द्वारा। जैसा कि पीछे हम लोग ने पढ़ा कि ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से था, एक केंद्रीय विस्फोट और दरारी उद्गार द्वारा। तो दरारी, जब दरार से लावे का उद्भेदन होता है तो लावा पठार और लावा मैदान बनते हैं, और जब केंद्रीय विस्फोट द्वारा होता है तो ऊंचे उठे भाग और नीचे धंसे हुए भाग बनते हैं। केंद्रीय विस्फोट द्वारा अगर कहा जाए तो केंद्रीय उद्गार द्वारा तीव्र गैस तथा वाष्प, पर्याप्त लावा तथा विखंडित पदार्थों के साथ प्रकट होती है। इन पदार्थों के जमाव से अनेक प्रकार के शंकु या कोन जैसी स्थलाकृति की रचना होती है। ज्वालामुखी शंकु बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि सिंडर शंकु होता है, कंपोजिट शंकु होता है, परपोषित, पैठिक, एसिड लावा शंकु। इसके अतिरिक्त ऊंचे उठे भागों में लावा गुंबद को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद लावा डार्ट इत्यादियों का निर्माण होता है। जहाँ तक ये अभ्यंतरिक स्थलाकृतियों की चर्चा है उसमें इस चित्र के माध्यम से हम इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये
केंद्र से जब ज्वालामुखी उद्गार तो हो जाता है लेकिन धरातल तक नहीं आता, तो रास्ते में अपने मार्ग में जिन जिन स्थलाकृतियों का निर्माण करता है वो इस क्षेत्र में भली भांति दिखाई पड़ रही है, जिसमें से कि लेपोलिथ, सिल, स्टॉक, डाइक, पाइप, लेकोलिथ, बैथोलिथ, इनके शेप सबके अलग अलग होते हैं। लोपोलिथ थोड़ा सा गुंबदाकार टाइप की स्थलाकृति होती है, सिल सीधी सपाट स्थलाकृति होती है, डाइक एक लंबवत स्थलाकृति होती है। इस प्रकार से इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के यदि विश्व वितरण की बात किया जाए कि संसार में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा यदि इसका वितरण पाया जाता है तो वो परिप्रशांत महासागरीय मेखला कहलाती है। परिप्रशांत मेखला का कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, प्रशांत सागर को चारों तरफ से जिस मेखला ने घेरा हुआ है या जिस बेल्ट ने घेरा हुआ है वो परिप्रशांत महासागरीय मेखला कहलाती है। जैसा कि ये मानचित्र में दिखाई पड़ रहा है, जहाँ जहाँ पर प्रशांत महासागर है उनको चारों तरफ से घेरे हुए परिप्रशांत मेखला दिखाई पड़ रही है। इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में आग की अंगूठी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन स्थानों पर ज्वालामुखी का बहुतायत पाया जाता है। दूसरा, मध्य महाद्वीपीय मेखला का जो वितरण है वो महाद्वीपों के मध्य वाले भागों में है। मध्य अटलांटिक मेखला अटलांटिक महासागर के मध्य में पाई जाती है और इसके अतिरिक्त अंतरा प्लेट ज्वालामुखी का विश्व में वितरण पाया जाता है। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी उत्पत्ति के प्रमुख कारण। जैसे कि हमें जानकारी है कि जो पृथ्वी का भीतर वाला भाग है या अंदरूनी भाग है वो बहुत ज़्यादा ताप का निर्माण करता है, और ऐसी जगह पे जहाँ पे इतना सारा ताप होता है तो यदि वहाँ पर थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है तो प्रेशर के कारण जो लिक्विड या जो लावे का निर्माण धरती के अंदर होता है वो बाहर निकलने के लिए प्रेरित होता है। ज्वालामुखी क्रिया अभी तक एक रहस्यमयी घटना बनी हुई है। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के भूगर्भ से है। जो भी जानकारी अभी तक प्राप्त है वो अधिकांश रूप से तर्क और कल्पनाओं पर आधारित है, जिसका कारण ये है कि भूगर्भ का जो अंदरूनी भाग है वो दृश्यमान नहीं है। इसी कारण से ज्वालामुखी के उद्गार से संबंधित किसी वास्तविक कारण का अब तक पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों को जानने के लिए हमें कुछ बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम इसे थोड़ा समझ सकते हैं। ज्वालामुखी के वितरण को अगर देखा जाए पूरे, जैसा कि अभी हम लोग ने मानचित्र के द्वारा देखा, तो ज्वालामुखी भूपटल के कमज़ोर क्षेत्रों में ही पाया जाता है तथा भूकंप से इसका गहरा संबंध होता है। केवल हिमालयी क्षेत्र ऐसे हैं जो इसके अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ पर भूकंप अधिकतर आते रहते हैं पर ज्वालामुखी कम पाए जाते हैं। सामान्यतः ऐसा नहीं देखा जाता है, जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ ज्वालामुखियों की बहुतायत पाई जाती है। ज्वालामुखियों का सागरीय तटों के सहारे पाया जाना इस बात को दर्शाता है कि जल और ज्वालामुखी के उद्गार में गहरा संबंध होता है। इसी प्रकार ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण क्रिया तथा धरातलीय दरार निर्माण से गहरा संबंध है। केंद्रीय उद्गार द्वारा निकले हुए पदार्थों में प्रायः हर प्रकार की आग्नेय चट्टान के टुकड़े सम्मिलित होते हैं। इससे प्रकट होता है कि ज्वालामुखी का उद्गार किसी विशेष प्रकार की चट्टान की परत से भी संबंधित नहीं होता है। जैसा कि प्रारंभ में ही बताया गया कि यह घटना आज भी एक रहस्यमयी घटना के नाम से ही जानी जाती है। फिर भी ज्वालामुखी के उद्गार के समय तप्त लावा पदार्थ निकलता है। इससे प्रकट होता है कि जहाँ से लावा का उद्गार होता है वहाँ पर अत्यधिक ताप है। जैसा कि हम लोग पृथ्वी की 3 परतों के बारे में जानते हैं, सियाल, सीमा, नीफे। तो पृथ्वी की जो सबसे भीतर वाली परत है नीफे, उसमें कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा तप्त अवस्था में है। अगर यहाँ पर ये बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे भूगर्भ में ताप का अत्यधिक होना, अत्यधिक ताप के कारण लावा की उत्पत्ति होना, दबाव उस पर पड़ना, गैस तथा वाष्प की उत्पत्ति, लावा की ऊपर की तरफ प्रवाहित होना, इन सभी चीज़ों को ज्वालामुखी उत्पत्ति के प्रमुख कारण के रूप में हम समझ सकते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी की जो क्रिया है वो वास्तव में आज भी एक रहस्यमयी क्रिया के रूप में ही जानी जाती है। परंतु यहाँ इस छोटे से अध्याय में हमने ये जाना कि ज्वालामुखी
एक अलग प्रक्रिया है और ज्वालामुखी क्रिया एक एकदम अलग प्रक्रिया है। जहाँ ज्वालामुखी शब्द केवल इस क्षेत्र विशेष को संबोधित करता है, वहीं ज्वालामुखी प्रक्रिया के अंतर्गत ज्वालामुखी में लावा की उत्पत्ति, ज्वालामुखी स्थान, ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण, ज्वालामुखी का धरातल पर प्रकट होना इत्यादि सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। आशा करती हूँ कि छोटे से अध्याय में ज्वालामुखी का ये संक्षिप्त विवरण आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।